शाही परिवार की विलासिता। मुगलिया शासन के अंतिम दौर में शासकों द्वारा जनता का खून निचोड़कर जो धन संपदा एकत्र की जाती थी, वह शाही परिवार की विलासिता में खर्च हो जाता था। मुगल शहजादे, जिन्हें सुल्तान कहा जाता था, वे अपने आलस्य, निष्क्रियता, कायरता और विलासिता के लिए विख्यात थे। इतिहासकार डॉक्टर मुबारक अली अपनी पुस्तक आखिरी अहद का मुगलिया हिंदुस्तान में लिखते हैं कि सन 1948 में नृत्य और सरोद की महफिलों में सब कुछ लुटाकर दाद देने वाले नकारा सुल्तानों की संख्या 2104 तक पहुंच गई थी। शाह आलम का बेटा अकबर भी कामुकता में अपने बाप से कम नहीं था। 18 वर्ष की आयु में वह 18 बेगमों का शौहर था। 18वीं शताब्दी में 1769 से 1773 तक बिहार से लेकर बंगाल तक का दक्षिणी क्षेत्र अकाल से प्रभावित था। एक अनुमान के अनुसार अकाल से लाखों लोगों की मौत हुई। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स की एक रिपोर्ट के अनुसार 1/3 आबादी भूखमरी से मर गई। मौसम की प्रतिकूल स्थिति के अलावा ग्रामीण आबादी कंपनी द्वारा लगाए गए भारी कर के कारण कंगाल हो गई थी। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के अनुसार बंगाल का अकाल मानव निर्मित था। किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थानीय शासकों को अपनी सेना किराए पर उपलब्ध कराती थी, लेकिन इन सैन्य खर्चों के बोझ की वजह से वे जल्द ही कंगाल हो जाते और उन्हें अपना शासन गंवाना पड़ता। मानवीय त्रासदियों से उठाया फायदा। इस तरह कंपनी लगातार अपने क्षेत्र का विस्तार करती जाती। कंपनी ने मानवीय त्रासदी से भी लाभ उठाया। जो चावल 1 रुपये का 120 सेर मिलता था, वह बंगाल के अकाल के दौरान 1 रुपये में केवल 3 सेर मिलने लगा। एक जूनियर अधिकारी ने इस तरह 60,000 पाउंड का लाभ कमाया। ईस्ट इंडिया कंपनी के 120 वर्षों के शासनकाल के दौरान 34 बार अकाल पड़ा। मुगल शासन के अंतर्गत अकाल के दौरान लगान को कम कर दिया जाता था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने अकाल के दौरान लगान में वृद्धि की। लोग रोटी के लिए अपने बच्चों को बेचने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक कर्मचारी शेख दिन मोहम्मद ने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि सन 1780 के आसपास जब हमारी सेनाएं आगे बढ़ रही थी, तो हमने कई हिंदू तीर्थयात्रियों को देखा जो सीता कुंड जा रहे थे। 15 दिनों में हम मुंगेर से भागलपुर पहुंच गए। हमने शहर के बाहर शिविर लगाया। यह शहर औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण था और व्यापार की रक्षा के लिए इसके पास अपनी एक सेना भी थी। हम 4-5 दिन वहां ठहरे। हमें पता चला कि ईस्ट इंडिया कंपनी का कैप्टन ब्रुक, जो सैनिकों की 5 कंपनियों का प्रमुख था, वह भी पास में ही ठहरा हुआ है। उसे कभी कभार पहाड़ी आदिवासियों का सामना करना पड़ता। ये पहाड़ी लोग भागलपुर और राजमहल के बीच की पहाड़ियों पर रहते थे और वहां से गुजरने वाले यात्रियों को परेशान करते थे। कैप्टन ब्रुक ने उनमें से बहुत सारे लोगों को पकड़ लिया और उन्हें एक मिसाल बना दिया। कुछ लोगों को सार्वजनिक रूप से कोड़े मारे गए और कुछ को इस तरह से फांसी पर लटकाया गया कि पहाड़ों से साफ तौर पर दिखाई दे, ताकि उनके साथियों के दिलों में दहशत बैठ जाए। यहाँ से हम आगे बढ़े और हमने देखा कि पहाड़ी के सभी प्रमुख स्थानों पर हर आधे मील पर उनके सब लटके हुए हैं। हम सुकली गढ़ी और तलिया गढ़ी के रास्ते राजमहल पहुँचे, जहाँ कुछ दिनों तक रुके। हमारी सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन पीछे से व्यापारियों पर कुछ अन्य पहाड़ियों ने हमला कर दिया। हमारे सिपाहियों ने उनका पीछा किया। कई लोगों को मार डाला गया और 30 या 40 पहाड़ी लोगों को पकड़ लिया गया। अगली सुबह जब शहर के लोग हमेशा की तरह हाथी, घोड़े और बैलों का चारा लेने और जलाने के लिए लकड़ी खरीदने के लिए पहाड़ियों के पास गए, तो पहाड़ियों ने उन पर हमला कर दिया। 7 या 8 लोग मारे गए। पहाड़ी अपने साथ 3 हाथी, कई ऊँट, घोड़े और बैल भी ले गए। हमारे हथियारबंद सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई में बहुत से पहाड़ियों को मार डाला जो तीर कमान और तलवारों से लड़ रहे थे, और 200 पहाड़ियों को हिरासत में ले लिया। उनकी तलवार का वजन 15 पाउंड था और जो अब हमारी जीत की ट्रॉफी बन चुकी थी। कर्नल ग्रांट के आदेश के अनुसार इन पहाड़ियों पर बहुत अत्याचार किया गया। कुछ के नाक और कान काट दिए गए, कुछ को फांसी दे दी गई।
इसके बाद हमने कलकत्ता की ओर अपना मार्च जारी रखा।